नमस्कार। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं हिम्मत और खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। रांची कांग्रेस की बड़का गांव से विधायक अंबा प्रसाद प्रवर्तन निदेशालय की पूछताछ के लिए निदेशालय के क्षेत्र कार्यालय पहुंची, जहां पूछताछ के लिए जाने से पहले उन्होंने एक बार फिर कहा कि उन्हें लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए ऑफर था, लेकिन उन्होंने लड़ने से मना कर दिया। मालूम हो कि कुछ दिनों पहले ही सेल ने अंबा प्रसाद के कुल 17 ठिकानों पर छापेमारी की थी। इन छापेमारी के दौरान उनके कई करीबियों के यहां से नगद राशि भी बरामद हुई थी, जिसके बाद प्रवर्तन निदेशालय ने अंबा प्रसाद के पिता पूर्व मंत्री योगेंद्र साहू, उनके भाई और खुद उन्हें पूछताछ के लिए अपने क्षेत्र कार्यालय बुलाया था। इसी पूछताछ का जवाब देने के लिए सोमवार को अंबा निदेशालय के क्षेत्र कार्यालय में पहुंची है। मुझे पता ही नहीं है, मैं तो अभी जाऊंगी। जितना आपको पता है उतना ही हमको भी पता है। अंबा जी, आपके पिताजी काफी सपोर्ट कर रहे थे। उनका कहना था कि ईडी जो है कि अच्छा एसेट है और उनका मैं पूरा सपोर्ट कर रहा हूँ। वो चाहते हैं कि ईडी उनके एक एक केस का जांच करे, क्योंकि वो हमेशा से ही कभी सीआईडी इन्वेस्टिगेशन, कभी सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के लिए हमेशा चिट्ठियाँ लिखते रहे, क्योंकि उनके ऊपर इतनी सारी जो केसेस हुई है उसमें बहुत तरह से उनको फंसाया गया है, साजिश के तहत केस हुई है। तो वो चाहते हैं कि जिसमें वो कन्विक्ट भी हुए हैं उसको भी जांच किया जाए। तो जब जांच करने के लिए ईडी जब केस का आधार बना रही है, जैसे आपके ऊपर जितने केसेस हुए हैं अगर उसको आधार बना के कर रही है, तो वो चाहते हैं कि मेरा सारा केस को आप जांच कीजिए। सरहुल के मौके पे हमने तय किया कि हम ऐसा कुछ करें, और क्योंकि ये एक चीज़ है जो अभी अभी हम लोगों को आई, अभी इसका अनुभव कर ही रहे हैं कि ये क्या चीज़ है। तो इस बीच में हम चिंता होके और परेशान होके हम बैठे हुए नहीं हैं। हम अपना काम कर रहे हैं, अपना सारा चीज़ कर रहे हैं, और उस बीच में ये भी कर रहे हैं क्योंकि हमने तो किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है। टाइमिंग पे था कि ईडी ऑफिस जाने से पहले आपने लॉन्च किया, ये टाइमिंग क्यों चुना? देखिए, सरहुल 1-2 दिन में आने वाला है, अब पता नहीं आगे क्या होगा। तो वो अच्छा, डर था क्या? आगे क्या होने वाला, मतलब डर है ईडी के कुछ आगे के एक्शन का? क्या डर नहीं है, डर बिल्कुल नहीं है, लेकिन हमने जैसा बोला कि हम पूरी तरह से सहयोग करेंगे, क्योंकि हमने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है, कुछ गलत नहीं किया है। जांच निष्पक्ष हो, और देखिए सारी चीज़ें आपको पता है। टिकट तो दिया ही जा रहा था, लेकिन क्योंकि लगातार अभी समन का सिलसिला जारी है, तो एक एक व्यक्ति जो इधर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने आज रांची स्थित भाजपा के प्रदेश मुख्यालय में प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने इंडी गठबंधन के दलों, खासकर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी मोहम्मद की दुकान चलाने की बात करते हैं और यह देश में नफरत फैलाने वालों को भरे मंच पर सम्मानित भी करते हैं। वहीं जब सनातन को खत्म करने की बात कही जाती है तब वे चुप्पी साध लेते हैं। राहुल गांधी चुपचाप घूमते रहते, कहते मोहब्बत की हम दुकान लगा रहे हैं। भाई ऐसा कैसे मोहब्बत की दुकान आपकी चले? तो ये यार यहाँ भी उनके सहयोगी लोग हैं, वो लोग भी चुपचाप उसके समर्थन कर रहे हैं, सुन रहे हैं। हम तो अखबार में देखे उन लोगों को भी बुलाने की तैयारी हो रही है। ये बुलाइए, शौक से बुलाइए। लेकिन जो व्यक्ति देश के सनातन को समाप्त करने की जो बात करते हैं, मच्छरों से उसकी तुलना करते हैं, और उसकी महिमा मंडित हो, उसकी मंच पर सम्मानित हो, तो फिर ये तो अन्याय है। न्याय कहाँ है इसमें? उन्होंने कहा कि एक और जहां प्रधानमंत्री मोदी देश को भ्रष्टाचार खत्म करने और देश के विकास की गारंटी देते हैं, वहीं विपक्षी नेता भ्रष्टाचार को बढ़ाने, महिलाओं के अपमान और लोकतंत्र को मिटाने की गारंटी की बात करते हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के पक्ष में जब कोई निर्णय आता है तब तो वे कोर्ट के निर्णय का सम्मान करते हैं, और जब उनके खिलाफ फैसला होता है तब वे न्यायालय पर भी उंगली उठाने लगते हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को अपनी गलतियों के लिए पहले देश से माफी मांगनी चाहिए और फिर न्याय की बात करनी चाहिए। इसलिए आप देखें, देश के मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि वे भ्रष्टाचार को समाप्त करेंगे। ये जनता की भी सीना ठोक के कहती है, गारंटी हमारी है। कांग्रेस पार्टी क्या कहते हैं? भ्रष्टाचार करें तो उसकी गारंटी, लूट की गारंटी तो उसकी गारंटी।
देश को तोड़ने वाला उसको गारंटी देते हैं। यानी ऐसे लोगों को महिमा मंडित करते हैं, उसकी कोई आलोचना नहीं करते, उससे अपने आप को अलग नहीं करते। सनातन को गाली देने की गारंटी, महिलाओं को अपमान करने की गारंटी, लोकतंत्र को अपमान की गारंटी और संविधान की मर्यादा और संवैधानिक संस्थाओं को भी गाली देने की गारंटी। ये लोग यही काम कर ही रहे हैं पूरी तरह से और न्याय की बात करते हैं। तो इसलिए मैं कहूंगा कि भाई कांग्रेस पार्टी को पहले तो इन्होंने जो अन्याय किया, ये सारी चीजें, उस अन्याय के विरुद्ध, उस अन्याय को लेकर के देशवासियों से उनको माफी मांगना चाहिए और इसके बाद उनको न्याय की बात करनी चाहिए। सिंहभूम संसदीय सीट से भाजपा प्रत्याशी सांसद गीता कोड़ा जोर शोर से जनसंपर्क अभियान चला रही है। उन्होंने अपने समर्थकों के साथ खनन बहुल क्षेत्र का भी दौरा किया। ये क्षेत्र उनके विधानसभा क्षेत्र में भी आता है, ऐसे में ये दौरा उनके लिए खास भी है। नोआमुंडी के बड़ा जामदा, बराईबुरु, कीरीबुरु, मेघहातुबुरु के कई टोला मोहल्ला आदि क्षेत्रों का गीता कोड़ा ने तूफानी दौरा कर जनसंपर्क अभियान चलाया। उनके जनसंपर्क अभियान में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और कोड़ा समर्थक शामिल हुए। कीरीबुरु स्थित मेन मार्केट, चर्च हंटिंग, हरिजन बस्ती में उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि आपने हम लोगों पर जिस तरह से अपार स्नेह और आशीर्वाद दुनिया के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देकर एनडीए को न सिर्फ 400 पार की तरफ ले जा रहे हैं, बल्कि लोकतंत्र को मजबूत कर रहे हैं। अपने इस दौरे के दौरान भाजपा में शामिल होने के बाद पहली बार कीरीबुरु पहुंची गीता कोड़ा का जोरदार स्वागत किया गया। महावीर चौक पहुंचकर उन्होंने प्रभु श्री राम के भक्त भगवान हनुमान के आगे माथा टेका। इसके बाद मेघहातुबुरु के काली मंदिर पहुंचकर माता काली के भी दर्शन किए और जीत का आशीर्वाद लिया। गीता कोड़ा ने कहा कि झारखंड सरकार ने खनन बहुल क्षेत्र के लोगों के साथ बहुत अन्याय किया है। राज्य सरकार यहां बंद पड़े खदानों को खोलकर यहां के लोगों को रोजगार देने का कोई प्रयास तक नहीं किया, जबकि उन्होंने खनन बहुल क्षेत्र के बेरोजगारी और भुखमरी के मामले को लेकर तत्कालीन सीएम हेमंत सोरेन का कई बार भी ध्यान आकर्षण कराया था। लेकिन अब पीएम नरेंद्र मोदी के हाथों इस क्षेत्र का विकास होगा। भाजपा की जीत से ही खनन बहुल इस क्षेत्र का विकास होगा। देखिए, कांग्रेस के सांसद के रूप में तो थे ही, साथ ही कार्यकारिणी अध्यक्ष के रूप में भी मैं कांग्रेस पार्टी में थी और उसके दायित्व को निभाया मैंने। लेकिन उस पार्टी में न जनता के प्रति सोच है, न अपने कार्यकर्ताओं के प्रति सोच है, न ही उनके पास जो समस्याओं को लेकर के हम लोग गए कभी उस पर उन्होंने चिंतन किया। कार्यकारिणी अध्यक्ष के रूप में हमने संगठन के कई सारे विषयों को वहाँ रखा कि भाई कार्यकर्ता कैसे रहे, क्योंकि सरकार है, गठबंधन की सरकार है और गठबंधन की सरकार में किस तरह से संगठन हम लोग का बचे रहे। तो ये कई विषयों को लेकर के हमने आलाकमान को अवगत कराया, लेकिन आलाकमान ने कभी उन विषयों पर संज्ञान नहीं लिया। और सांसद के रूप में हमने कई विषयों को रखा पार्टी में भी, सरकार के पास भी, लेकिन कहीं ना कहीं जो सरकार है वो एक दुर्भावना कहिए या फिर एक नेग्लिजेंसी कहिए, उसके तहत उन्होंने कार्य नहीं किया। हमने बेरोजगारी का मुद्दा उठाया, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जब यहाँ आए उस वक्त भी हमने बेरोजगारी का मुद्दा उठाया कि लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं, यहीं पर उनका रोजगार सुनिश्चित किया जाए, बंद खदानों को खोला जाए। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री ने इस और कभी ध्यान नहीं दिया। आज भी वो सारे माइंस बंद है और यहाँ लोग बेरोजगार है, बाहर पलायन कर रहे हैं। तो बेरोजगारी और पलायन ये बहुत बड़ा मुद्दा था इस क्षेत्र के लिए, खासकर आज मैं जिस क्षेत्र का दौरा कर रही हूँ नौमंडी क्षेत्र में, और ये सब कार्य नहीं हुए तो कहीं ना कहीं मन में ये भी था कि दुविधा थी कि भाई ये और आने वाले 5 साल में जब अभी नहीं कर पाई तो आने वाले दिनों में ये क्या कार्य कर पाएगी। और एक तरफ मोदी जी हैं जिन्होंने लगातार इस क्षेत्र के लिए काम किया, जो भी हम लोगों ने उनके संज्ञान में दिया, चाहे वो ट्रेन खोलने का हो या NH का हो या फिर ROB का हो, तो लगातार उन्होंने साथ दिया और उन योजनाओं को स्वीकृति दी। हमने जब इस मामले को सदन में रखा, उनके तरफ से बहुत ही सकारात्मक पहल हुई और उन्होंने कहा है कि हम लोग इस क्षेत्र के जो माइंस है उसको खोलने के लिए भी एक सकारात्मक उनके तरफ से अप्रोच हुआ है। तो मुझे इसलिए हमने भारतीय जनता पार्टी आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में काम करने का निर्णय लिया और मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती हूँ कि मुझे आदरणीय मोदी जी के साथ कार्य करने का अवसर प्राप्त होगा सांसद के रूप में।
इधर कांग्रेस से बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद राजनीतिक जीवन में चल रहे वर्तमान स्थिति से हटकर अपने अंदर के कलात्मक हुनर को निखारने और प्रदर्शित करने के लिए प्राकृतिक पर्व सरहुल के अवसर पर राजधानी रांची के करमटोली स्थित रांची प्रेस क्लब सभागार में एक संवाददाता सम्मेलन आयोजित कर जिया हरसाए वीडियो गाने के पोस्टर एवं गाना जारी किया। इस गाने में अंबा प्रसाद ने खुद एक्टिंग भी की है। इस दौरान अंबा प्रसाद ने कहा कि वक्त की कमी के साथ 6-7 घंटे की शूटिंग कर इस वीडियो गाने को बनाया गया है। ये गाना विशेष तौर पर झारखंड के पारंपरिक एवं प्राकृतिक पर्व सरहुल के अवसर पर आधारित है और ये न केवल हमारे राज्य बल्कि हमारे पूरे देश भर में इस गाने की धूम मचेगी एवं हमें प्राकृतिक एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए लगातार कृत संकल्पित होने की आवश्यकता है। और ये हमारे झारखंड का नागपुरी गीत सरहुल के ऊपर हमने गाया है और इस पे हम लोग शूटिंग भी किए हैं जो हमको लगता है 6 से 7 घंटे मुश्किल से लगे होंगे क्योंकि वक्त नहीं था उतना, तो थोड़ा सा वक्त कहीं कहीं से चुरा के और एक दिन का समय हम लोग कोशिश किए क्योंकि ये भी एक कंट्रीब्यूशन वेल कॉज के लिए है, सही चीज़ के लिए हम लोग ये कंट्रीब्यूट करने का कोशिश किए, प्रयास किए और मुझे लगता है कि ये सरहुल में लोग इसको बजा के इस पे क्योंकि ये हैप्पी सॉन्ग है और ज़रूर लोग आपको इस गाना में नाचते गाते दिखेंगे सरहुल में। और ये सिर्फ स्टेट के लिए नहीं बल्कि पूरे कंट्री के लिए एक मैसेज है कि हम लोग इट्स हाई टाइम हम लोग को पर्यावरण नेचर के प्रति जागरूक होना पड़ेगा और जिस तरह से हमें प्रकृति ने बचा के रखा हुआ है, स्वस्थ रखा हुआ है, उस तरह से हमें भी अपने जल जंगल जमीन जैसे दूषित हो रहे हैं, हमारे जानवर अब कम दिख रहे हैं जो जंगल में रहते हैं, जो आमतौर पे हम लोग पढ़ते लिखते ये जाने हैं कि इतनी सारे एनिमल्स यहाँ पे पाए जाते हैं वो अब देखने से भी नहीं मिलते हैं। तो इन सब चीज़ों को रिवाइव करने का टाइम है और हम सबको इसके लिए संकल्पित होना होगा क्योंकि ये कोई पॉलिटिकल प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, कोई पॉलिटिकल बात नहीं कर रहे, ये एक एक व्यक्ति का जिम्मेदारी है, जवाबदेही है, चाहे वो नेता हो, मंत्री हो, चाहे वो आम आदमी हो, ऑफिसर हो, बिजनेसमैन हो, नेचर को एक्सप्लॉइट करने से बचे और नेचर को कैसे ग्रूम करे उस पे काम करे। इधर जमशेदपुर पुलिस ने विगत 6 अप्रैल को जुगसलाई थाना क्षेत्र में हुए गोली चालन की घटना में संलिप्त 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। बता दें कि जुगसलाई के गौरी शंकर रोड की ईदगाह मैदान के समीप आपसी विवाद में गोली चालन की घटना घटित हुई थी जिसमें मोहम्मद अफजल नामक व्यक्ति घायल हुए थे। घटना के अनुसंधान के क्रम में पुलिस ने मोहम्मद हसन तथा मोहम्मद सरफराज उर्फ दिल्ली को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से घटना में प्रयुक्त 7.65 mm का पिस्तौल एवं घटनास्थल से खोखा भी बरामद किया है। फिलहाल पुलिस ने दोनों अपराधियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। 12 बजे के आसपास जुगसलाई थाना अंतर्गत गरीब नवाज कॉलोनी में 2 लोगों के बीच में बाताबाती की एक तरीके से घटना हुई किसी मुद्दे को लेकर के, जिसके बाद वो झगड़ा बढ़ गया और मोहम्मद अफजल नाम के व्यक्ति को 2 लोग उसमें आए थे, दोनों भाई हैं मोहम्मद हसन और मोहम्मद सरफराज। ये दोनों वहाँ पर पहुँचे और मोहम्मद हसन के द्वारा मोहम्मद अफजल के ऊपर गोली चला दी गई, जो गोली उनके गर्दन के पास लगी है और वो अभी उनका इलाजरत हैं, वो TMH में। इस संदर्भ में एक विशेष टीम का गठन किया गया जिसको कि SP सिटी मॉनिटर कर रहे थे और DSP लॉ एंड ऑर्डर उसको लीड कर रहे थे। इनके द्वारा गिरफ्तारी कर दोनों ही अपराध कर्मियों की जो दोनों इसमें शामिल थे, मोहम्मद हसन और सरफराज, इन दोनों की गिरफ्तारी की गई है और जो हथियार इसमें प्रयुक्त हुआ था उस हथियार की भी बरामदगी हुई है। साथ ही साथ एक घटनास्थल से कार्ट्रिज भी बरामद किया गया। सरायकेला जिले के चांदी अनुमंडल क्षेत्र अंतर्गत भादुड़ी पंचायत के धतकीडी बाबुंडी सीमा पर स्थित प्रशासन द्वारा पूर्व में बंद कराए गए पत्थर खदान से आजसू नेता हरिलाल महतो द्वारा अवैध तरीके से पत्थर खनन किए जाने के मामले में जिला खनन पदाधिकारी ज्योति शंकर सतपति ने हरिलाल महतो की पत्नी रीना महतो, भाई रुद्र प्रताप महतो व लाल मोहन महतो के खिलाफ सरायकेला CGM कोर्ट में शिकायत पत्र दर्ज कराया है। भादुड़ी स्थित पत्थर खदान से अवैध खनन मामले में सरायकेला उपायुक्त रविशंकर शुक्ल के निर्देश पर DMO द्वारा ये बड़ी कार्रवाई की गई है। खनन विभाग द्वारा पूर्व में हरिलाल महतो को 4.69 एकड़ पर
पत्थर खनन का लीज दिया गया था, जिसे रद्द किए जाने के बावजूद आजसू नेता के कंपनी हरेलाल कंस्ट्रक्शन द्वारा अवैध पत्थर खनन परिवहन किया जा रहा था। वर्ष 2019 में विधानसभा चुनाव लड़ने से पूर्व हरेलाल महतो ने कंपनी के डायरेक्टर में पत्नी समेत दोनों भाइयों को शामिल किया था और अपना नाम हटा लिया था। सीजीएम कोर्ट में दर्ज किए गए शिकायत में कंस्ट्रक्शन कंपनी के डायरेक्टर में शामिल पत्नी समेत दोनों भाइयों को आरोपी बनाया गया है। गौरतलब है कि भादुड़ी में पहाड़ खनन पर्यावरण को गाइडलाइन को नजरअंदाज किए जाने की शिकायत के बाद झारखंड विधानसभा की पर्यावरण व प्रदूषण नियंत्रण समिति ने स्थल निरीक्षण किया। इसके बाद तत्कालीन डीएमओ सन्नी कुमार ने कंपनी को शो कॉज किया था। लीज बंदोबस्ती को निलंबित करते हुए चालान जारी करने पर रोक लगा दी गई। 21 अप्रैल 2022 के बाद डीएमओ कार्यालय की ओर से चालान जारी नहीं किया जा रहा था। बावजूद इसके अवैध पत्थर खनन किया जा रहा था, जिसे लेकर 5 अप्रैल की शाम सरायकेला खनन पदाधिकारी व चांडिल एसडीओ द्वारा संयुक्त रूप से छापेमारी की गई थी, जिसमें अवैध खनन होने संबंधित मशीनरी भी प्राप्त हुए थे। इसे बाद में हटा लिया गया था। अवैध पत्थर खनन मामले में खनन पदाधिकारी द्वारा शिकायत बाद में मेसर्स हरेलाल कंस्ट्रक्शन के खिलाफ सीजीएम कोर्ट में वाद दायर किया गया है। साथ ही खनन प्रभावित क्षेत्र का आकलन कर जुर्माना की वसूली की जाएगी। हाँ, देखिए उसमें हम लोग को इलीगल का सूचना जैसे ही मिला हम लोग उस पर कार्रवाई किए हैं और शिकायत बाद भी जब दर्ज किए हैं और आगे में हम लोग का जांच चल रहा है और हम लोग ऐसे ही अभी इलीगल के विरुद्ध कार्रवाई करते रहेंगे। इस पर हम लोग अभी जांच कर रहे हैं। इस पर जो भी होगा इलीगल का मामला बनेगा तो हम लोग फाइन करेंगे। इधर रांची पुलिस ने आपराधिक साजिश रचते और गांजा की खरीद बिक्री कर रहे 5 युवकों को गिरफ्तार किया है। एसएसपी को मिली गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस की टीम ने ये कार्रवाई की है। इस दौरान अरगोड़ा थाना क्षेत्र के हरमू चौक के पास छापेमारी की गई। यहां से पुलिस ने गांजा की खरीद बिक्री कर रहे 2 युवक शिवा प्रधान और आरिफ खान को पकड़ा। इनके पास से पुलिस ने 4 किलो गांजा बरामद किया। कि गोपनीय सूचना मिली थी कि गांजे की डिलीवरी एक जगह पर हो रही है। उस सूचना पर जो है डीएसपी हटिया के नेतृत्व में थाना प्रभारी अरगोड़ा और अरगोड़ा थाना के जो और पुलिस इंस्पेक्टर हैं, इन्होंने बड़ी चतुराई से सिविल में डिस्गाइज करते हुए डिकॉय किया और इसको जो है पकड़ा। कुल मिलाकर 4 किलो से ज़्यादा गांजा बरामद हुआ है। जो आदमी गिरफ्तार हुआ है उसमें से एक आदमी उड़ीसा का है, जो रांची में रहकर सेंटरिंग का काम करता था और बीच बीच में इस गांजे की खेप को डिलीवर करता था। एक आदमी जो उसका सहयोगी पकड़ा गया वो यहाँ पर मटन का व्यापार करता है। इन दोनों में आपस में दोस्ती थी और ये लोग उड़ीसा से माल लाकर यहाँ पर बेचते थे। इन दोनों की गिरफ्तारी हुई है। जो उड़ीसा में जो मेन इसका किंग पिन है उसके बारे में भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिला है और शीघ्र ही वो लोग भी गिरफ्तार होंगे। वहीं दूसरी तरफ नगरी थाना क्षेत्र के रांची गुमला मुख्य मार्ग पर स्थित टोल प्लाजा के पास से अपराध की योजना बनाते 3 युवकों को भी गिरफ्तार किया गया है, जिनमें कैफ अंसारी, नूरुल अंसारी और रियाज अंसारी शामिल हैं। इनके पास से पुलिस ने एक देसी कट्टा और एक कार बरामद किया है। वो रोड क्राइम करने वाले हैं और इस सूचना को जो है फर्दर डेवलप करके नगरी थाना प्रभारी ने छापेमारी की है। छापेमारी में 3 क्रिमिनल पकड़े गए हैं। इनके पास से एक जो है देसी कट्टा मिला है और ये लोग अभी अरेंज कर रहे थे, एम्यूनेशन अरेंज कर रहे थे ताकि लोग रोड रॉबरी कर पाएँ। एक स्विफ्ट डिजायर कार भी जब्त हुई है। जो सेकंड आदमी है वो ड्राइवर है और वो बोल रहा है कि मोहम्मद मंजूर आलम की गाड़ी है, हम लोग मंजूर आलम के संलिप्तता की भी जाँच कर रहे हैं। तो एक वेपन रिकवर हुआ। एक इम्पॉर्टेंट बात ये कि इसमें से एक आदमी जो है उसके मोबाइल से ये हम लोग को दिख रहा है कि कुछ चंदन की लकड़ी के भी जो नेटवर्क हैं वो इससे जुड़ा हुआ है, पर उस पर हम लोग फर्दर छानबीन कर रहे हैं। नहीं मिला है, ये लगता है इनका फर्स्ट क्राइम का अटेम्प्ट था और बाकी हम लोग छानबीन कर रहे हैं कि इनका और कोई कनेक्शन है या नहीं। वहीं आदिवासी सिंगल अभियान के द्वारा 3 सूत्री मांग पत्र जिले के उपायुक्त के माध्यम से देश के महामहिम राष्ट्रपति को सौंपा गया है, जिसमें सरना धर्म कोड को अविलंब लागू किए जाने की मांग उठाई गई है। इन्होंने कहा कि 2011 के जनगणना के अनुसार देश भर में आदिवासियों की संख्या 50 लाख है, लेकिन अब तक इसे धर्म कोड नहीं दिया गया है, जबकि इससे कम आबादी के जाति को धर्म कोड प्रदान किया जाता है, जो गलत है और इस कारण अविलंब आदिवासी धर्म कोड को लागू किया जाना चाहिए। साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में जनतांत्रिक व्यवस्था के तहत मांझी परगना की नियुक्ति की जानी चाहिए, ताकि अनपढ़ लोगों के हाथों में ये व्यवस्था ना जाए और आदिवासी समाज का कल्याण और उत्थान हो सके।
आज तक भारत के 15 करोड़ आदिवासियों को उनका जो धार्मिक आज़ादी है सरना धर्म कोड आज तक नहीं दिया गया है, जबकि इस देश में 6 धर्म कोड दिया गया है। उनमें से 2011 की जनगणना के अनुसार जैन धर्म केवल 44 लाख हैं और हम आदिवासी प्राकृतिक पूजक 15 लाख आदिवासी जो है सरना धर्म लिखवाए थे, लेकिन आज तक भारत के 15 करोड़ आदिवासियों के साथ धार्मिक आज़ादी नहीं देना, अर्थात भारत के आदिवासियों के साथ अन्याय हो रहा है। इसके साथ साथ आज आदिवासी गांव समाज में ये जो माझी परगना है, मगर आज आदिवासी गांव में संविधान, कानून, मानवाधिकार और जनतंत्र का लागू नहीं हो रहा है। इससे भी हम भारत के महामहिम से मांग करेंगे। और आज ये जो स्वशासन व्यवस्था के नाम से आज गांव में 99% जो है वंशानुगत माझी हैं और ये लोग संविधान कानून को नहीं मानते हैं और ये लोग अनपढ़ है, मूर्ख है। ऐसा में गांव समाज में हमारा जो माझी और परगना होना चाहिए, ये जनतांत्रिक व्यवस्था के कारण होना चाहिए, चुनाव होना चाहिए, ताकि पढ़े लिखे लोग माझी व्यवस्था में आए। वहीं जमशेदपुर रामनवमी महोत्सव को लेकर जम्बू अखाड़ा समिति ने तैयारी शुरू कर दी है, जिसके मद्देनजर इस बार रामनवमी राममय वातावरण में मनाया जाएगा, क्योंकि इस बार 500 सालों के बाद अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ है, जिसे लेकर पूरा देश ही नहीं पूरा विश्व राममय हो गया है। इधर मंदिर कमेटी के संरक्षक बंटी सिंह ने प्रेस वार्ता कर कहा कि हनुमान मंदिर की रंग रोगन कराई जा रही है, जहां इस बार अयोध्या में बने राम मंदिर का स्वरूप विद्युत सज्जा में दिखाई जाएगी, जहां 32 फीट चौड़ा और 32 फीट लंबाई के आकार की मंदिर बनाई जा रही है। साथ ही सेल्फी पॉइंट भी बनाया जा रहा है, जहां लोग आकर मंदिर में सेल्फी पॉइंट का आनंद भी उठाएंगे। कल से मंदिर प्रांगण में 38 घंटे का हरे राम हरे कृष्ण का कीर्तन की शुरुआत होगी। ये कीर्तन बंगाल के कलाकारों के द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। 14 अप्रैल को भव्य कलश यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें आतिशबाजी मुख्य आकर्षण रहेगा। यह वर्ष हम लोगों के लिए बहुत ही मतलब एक तरफ खुशी एक तरफ गम, और लेकिन हमारे जो संस्थापक उनको ये रामनवमी पूरी तरीके से समर्पित कर रहे हैं हम लोग, और पूरी तरीके से राममय वातावरण में यह रामनवमी हम लोग मनाने का निर्णय लिए हैं, क्योंकि लगभग सभी चीजों में राम को दर्शाया जाएगा। मान लीजिए कीर्तन हो रहे हैं, 9 से 12 तारीख को कीर्तन होगा, उसमें हरे राम हरे कृष्ण बोला जाएगा। 12 से 13 रामायण है, तो संपूर्ण रामायण है, राम का वर्णन किया जाएगा। उसी तरीके से विद्युत सज्जा में भी अयोध्या में जो राम मंदिर बना है उसको विद्युत सज्जा में विशाल 32 फुट का राम मंदिर इलेक्ट्रिक विद्युत सज्जा में दर्शाया जाएगा। उसी प्रकार हमारी झांकियां भी रथ में राम दरबार रहेगा, ट्रक में अयोध्या का राम मंदिर में जो रामलला का मूर्ति बना है उसको हम लोग जीवंत एक झांकी के तौर पे दिखाएंगे। पंचमुखी हनुमान और महाकाल का झांकी दिखाया जाएगा कलश यात्रा में। आकर्षक आतिशबाजी है। जिला प्रशासन को मैं धन्यवाद देता हूं, किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है, उनका सिर्फ एक ही निर्देश था कि आप समय पर अपने ध्वनि यंत्र को कम कर दें ताकि लोगों को परेशानी न हो, और विजयदशमी का जुलूस जल्दी निकाल लें, समय पर निकाल लें, यही उनका बात है। इधर पश्चिमी सिंहभूम जिले के सारंडा में अचानक मौसम बदलने से वन्य जीव सहित आम लोगों को गर्मी से भारी राहत मिली है। जहां वन्य विभाग के कर्मचारियों को लगातार जंगलों में लग रहे आग से राहत मिली है, वहीं भीषण गर्मी की मार से भी आम लोगों को राहत मिली है। झारखंड की चौथी सबसे ऊंची पहाड़ पर बसी किरीबुरू मेघाहातुबुरू में अचानक हुई बारिश ने तापमान इतना घटा दिया है कि अप्रैल के महीने के दूसरे हफ्ते में लोग यहां गर्म कपड़ों में नजर आ रहे हैं। ठंड इतनी बढ़ गई है कि यहाँ तेज सर्द हवाएं चल रही है।
स्वेटर से लेकर टोपी तक लोगों को लगाने में मजबूर होना पड़ रहा है। जिन लोगों ने गर्मी आने पर गर्म कपड़ों को ट्रंक पर रख दिया था, उसे फिर से अप्रैल महीने में निकालकर पहनने को मजबूर होना पड़ रहा है। रविवार के रात से ही आसमान में काले बादल छाए हुए हैं और तेज ठंडी हवाओं के साथ किरीबुरू और आसपास के इलाकों में बारिश की बूंदाबांदी जारी है। सोमवार को किरीबुरू का न्यूनतम तापमान 15 डिग्री और अधिकतम तापमान 22 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। सामान्य रूप से अप्रैल के महीने में किरीबुरू का तापमान 35 से 40 डिग्री होता है, लेकिन यहाँ बारिश ऐसी हो रही है कि तापमान 20 डिग्री से भी नीचे जा पहुंचा है। अप्रैल में जहां भीषण गर्मी की मार देश के कोने कोने में लोग झेल रहे हैं, लू का आतंक कई शहरों में देखा जा रहा है, वहीं किरीबुरू में अप्रैल महीने में लोग दिसंबर की सर्दी का मजा ले रहे हैं। अचानक से बारिश आया तो अब हमारे तो अपने सब व्यवस्था रखे हुए थे, इसीलिए सब अभी कोई दिक्कत तो है नहीं। क्या ठंड लग रहा है? ठंडा तो बढ़ गया है। जमशेदपुर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिले के उपायुक्त के निर्देश के तहत जिला प्रशासन मतदान के प्रतिशत को बढ़ाने हेतु लगातार कई तरह के जागरूकता अभियान चला रही है। इसके तहत सोमवार को मानगो के गांधी मैदान में नए वोटरों के बीच जागरूकता अभियान चलाया गया। जिले के उप विकास आयुक्त तथा धालमू अनुमंडल पदाधिकारी इसमें मुख्य रूप से मौजूद रहे। इन्होंने तमाम नए वोटरों से आगामी 25 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव में मतदान की अपील की। मौके पर जिले के उप विकास आयुक्त मनीष कुमार ने बताया कि शहरी क्षेत्र में मतदान का प्रतिशत कम रहता है और लोग सोचते हैं कि उनके एक वोट से फर्क नहीं पड़ता है, जबकि प्रत्येक मतदाता का मत अमूल्य है और ये लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूती प्रदान करता है। इसी संदेश को प्रत्येक वोटर, खासकर नए वोटरों तक पहुंचाने के उद्देश्य से ये अभियान चलाया जा रहा है। मोर 18 साल हो गेल रे, मोर अडेर मर घरी चुमाय दे, शादी कराय दे रे मर घरी चुमाय दे, मोर 18 साल हो गेल रे। भाई मेरा 18 साल हो गया। 18 साल हो गया? इसका मतलब तुम वोट देगा? 2024 को हमारे जमशेदपुर के लोकसभा क्षेत्र में चुनाव होना है लोकसभा का। इसी के मद्देनजर जो जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त महोदय के दिशा निर्देश अनुसार हम लोग जितने भी वोटर्स हैं, चाहे वो यंग वोटर्स हैं, महिला वोटर हैं या 85+ वोटर हैं, PWD वोटर हैं, कोशिश यही है कि जितने भी अर्बन एरियाज़ हैं जहाँ हमारा वोटिंग पिछली बार थोड़ा कम रहा था, उसको हम लोग इस बार कैटर करें, वहाँ पे हम लोग वोटिंग प्रतिशत को बढ़ाएं। तो उसी के मद्देनज़र आज गांधी मैदान में AMC और DMC जो हमारे मानगो क्षेत्र के, उन्होंने काफ़ी मेहनत की, उनकी पूरी टीम ने काफ़ी मेहनत की और यहाँ पे हम लोगों ने सभी जितने भी आए हुए नए वोटर्स थे, सबसे पहले उनका फॉर्म 6 भरवाने का प्रयास किया है। वोटिंग के लिए शपथ भी दिलाया, वोटिंग के बारे में जानकारी भी दी गई उन्हें और कोशिश यही है पूरे प्रशासन की कि जितने अधिक से अधिक संख्या में मतदाता उस दिन अपने घरों से बाहर निकलें और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। तो हम लोग इसी थीम के साथ काम कर रहे हैं कि आपके एक वोट से फ़र्क तो पड़ता है और वो एक वोट बहुत इम्पॉर्टेंट है लोकतंत्र के लिए। इसलिए आपके माध्यम से भी यही अपील करना चाहूँगा सभी लोगों से कि घर से ज़रूर निकलें, एक कदम बढ़ाएं और अपना वोट ज़रूर दें। मुसाबनी 3 नंबर स्थित आदिवासी रिक्रिएशन क्लब ट्रस्ट कार्यालय में दिवंगत सुशील टुप्पनो की याद में शोक सभा का आयोजन किया गया। आदिवासी रिक्रिएशन क्लब ट्रस्ट कार्यालय में अध्यक्ष विटसेन गुड़िया की अध्यक्षता में शोक सभा का आयोजन किया गया। इसमें क्लब के सदस्य सुशील टुप्पनो की तस्वीर पर माल्यार्पण कर तथा कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि दी गई। मौके पर उनकी आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन भी रखा गया। इस दौरान सभी सदस्यों ने उनके इस तरह से जाने पर शोक व्यक्त किया और उनके क्लब के प्रति सपने को पूरा करने का प्रण लिया। इस मौके पर उपाध्यक्ष सिंगराय हेम्ब्रम, सचिव गणेश मुर्मू, केष्टो मुर्मू आदि उपस्थित थे। हम लोगों ने शोक सभा रखा। हमारे क्लब के सक्रिय सदस्य स्वर्गीय सुशील टोपनो नहीं रहे। 5 तारीख को उनका देहांत हुआ और हमारे इस क्लब के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया और वो एक बहुत ही अच्छे इंसान रहे हैं। अपने स्कूल जीवन में भी बहुत से अच्छी तरह से उन्होंने पढ़ाई की। उसके बाद नौकरी के लिए उन्होंने इलाहाबाद बैंक में ज्वाइन किया, लंबे समय तक सेवा दिए और 2021 में उनकी रिटायरमेंट हुई
और उनका देहांत 5 अप्रैल 2024 को हुई। तो ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि रिटायरमेंट के बाद वो अपने परिवार और अपने समाज के साथ समय नहीं दे पाए और आकस्मिक इस तरह की घटना जो है घटी। मतलब उनका इलाज तो चल रहा था, लेकिन कहा जाता है कि जब प्रभु का या ईश्वर का मर्जी होता है तो एक दिन हर कोई इस धरती को छोड़ के उनके पास उसके शरण में जाना पड़ता है। तो इस तरह से सुशील भाई भी हम लोग को छोड़कर 5 तारीख को चले गए। इसका हमें बहुत अफसोस है। उनके परिवार को सबसे बड़ा नुकसान है, समाज को तो है ही। और मुसाबनी स्थित IRB 2 कैंप मुसाबनी में सरहुल पर्व अधिकारियों व जवानों के द्वारा आदिवासी परंपरा के साथ मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि IRB 2 के DSP प्रभाष मिश्रा व मुसाबनी DSP संदीप भगत, मुसाबनी इंस्पेक्टर हेरमेन तिग्गा, आदिवासी रिक्रिएशन क्लब ट्रस्ट के अध्यक्ष विटसेंट कुड़िया, सचिव गणेश मुर्मू, केस्टो मुर्मू, मुखिया दुलाराम माली, ग्राम प्रधान गौरव किस्कू सहित झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन IRB 2 के अध्यक्ष सनिका कुजूर सहित कई अधिकारी एवं जवान उपस्थित थे। अतिथियों का अंग वस्त्र प्रदान कर तथा साल का फूल देकर स्वागत किया गया। साल वृक्ष के नीचे सरना धर्म के ध्वज को विधि विधान के साथ स्थापित किया गया। इस अवसर पर पारंपरिक रूप से साल वृक्ष की पूजा पाहन पुजारी सपन सांगा, रेणु तिर्की, संदीप उराव, प्रभु दयाल सिंह मुंडा द्वारा संपन्न कराई गई। क्षेत्र में सुख समृद्धि के लिए भगवान से विशेष प्रार्थना की गई, जिसके बाद सभी को पवित्र साल का फूल प्रदान किया गया। सरहुल पर्व के मौके पर महिला एवं पुरुष द्वारा आकर्षक नृत्य प्रस्तुत किया गया। नृत्य मंडली ने मनमोहक नृत्य कर लोगों का मन मोह लिया। मौके पर सभी के बीच प्रसाद का वितरण किया गया। इस अवसर पर मुख्य रूप से सब इंस्पेक्टर नूनू जान हेम्ब्रम, शक्तिमय मंडल, अवधेश शर्मा सहित काफी संख्या में अधिकारी व जवान उपस्थित थे। सरहुल पर्व एक्चुअली में प्रकृति का पर्व है और IRB 2 मुसाबनी में हम लोग 4-5 साल से मना रहे हैं। ये प्रकृति से जुड़ा हुआ पर्व है और इसमें प्रकृति को बचाने का, आपस में मेलजुल खुशी रहने का, धरती में खुशहाली रहने का, सब हम लोग अच्छा से रहे, प्रकृति को बचा के रहे और इसी से हम लोग का जीवन जो है जुड़ा हुआ है और इसीलिए हम लोग इसको हर साल हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहें इंसाइड झारखंड न्यूज। नमस्कार।